नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल मुझे रूठने न देना, जिसकी राइटर है निगहत अब्दुल्ला। उसकी ये 14वीं एपिसोड है, तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। उसने जब सोच लिया था, बल्कि तहिया कर लिया था कि साकिब हसन के घर ज़रूर जाएगी, तो अम्मा के समझाने के बावजूद वो अपना इरादा तर्क नहीं कर सकी और उसके घर जाने का तो मौका नहीं मिला। लेकिन उस रोज़ अपने ऑफिस से निकली तो सीधी साकिब हसन के ऑफिस पहुंच गई। उसकी कुर्सी पर उसका भाई बड़ा जमान था। उसके अंदाज जाहिर कर रहे थे कि वो इस बिज़नेस के मालिकाना हकूक़ हासिल करके बड़ी अच्छी पोजीशन अच्छी खासी मजबूत कर चुका है। इसके बावजूद अचानक उसे सामने देखकर लम्हा भर को घबराया था, लेकिन फ़ौरन संभल गया। अरे भाभी, आप खैरियत तो है? यहाँ कैसे आना हुआ? यकीनन उसने ऑफिस का ख्याल करके बड़े खुशगवार बनाया था, वरना वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर इसी तरह घर में सामना हो जाता तो वो शायद बात करना भी पसंद ना करता। बहरहाल वो भी अब पहले वाली रबिया नहीं थी। बेहद मुतमईन अंदाज में लापरवाही का मुजाहरा करते हुए बोली, बहुत दिनों से आने का सोच रही थी, लेकिन हर बार मसरूफियत आड़े आती रही। आज इत्तेफाक से यहाँ से गुजर हुआ तो सोचा। वो खामोश हो गई, लेकिन दिल में अपनी बात मुकम्मल ज़रूर की। कुछ हिसाब किताब ही करती जाऊँ। आप बैठिए ना, क्या मंगवाऊँ आपके लिए? चाय, साथ कुछ खाने को भी मिल जाए तो। वो कुर्सी खींच कर बैठती हुई कदर बेतकल्फ़ी से बोली तो वो इंटरकॉम पर चाय के लिए कहने लगा। फिर उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ तो मुस्कुराकर पूछने लगा, और सब ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। फिर ऑफिस का जायज़ा लेती हुई बोली, तुमने साकिब हसन के बिज़नेस को खासी तरक्की दे दी है। एक तरह से बावर करा दिया कि ये सब तुम्हारी जागीर नहीं है। हाँ बस, वो उसी कदर कह सका। फिर फ़ौरन उसकी तरफ आता हुआ बोला, आप क्या कर रही हैं? जॉब। फिर वजाहत ज़रूरी समझी, मसरूफ़ रहने की खातिर जॉब कर रही हूँ, वरना मुझे ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि साकिब हसन ने मेरे लिए इतना तो ज़रूर छोड़ा होगा जिससे मैं अपना मुस्तकबिल महफूज कर सकूँ। वो कोई जवाब सोच ही रहा था कि मुलाजिम चाय के साथ दीगर लवाजमात लिए आ गया। उसने ट्रे उसके सामने रखवा कर मुलाजिम को जाने का इशारा किया। फिर उससे कहने लगा, आप किसी दिन घर आइए ना। मैं ज़रूर आती, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ जाने का सोचकर मुझे वहशत होने लगती है। शायद साकिब हसन के बगैर उस घर का तस्वुर मुझे खौफज़दा करता है, या फिर तुम्हारी अम्मा का सलूक। वो बड़ी खूबसूरती से उसका घेराव कर रही थी। हालांकि लोगों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम्हारे शौहर का घर है, तुम उसकी बहुत सारी चीज़ों में हिस्सेदार हो, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। गो कि मैं जानती हूँ अब तुम्हारी अम्मा का मेरे साथ वो रवैया नहीं होगा। साकिब हसन के गम ने उन्हें बहुत बदल दिया होगा। फिर भी वो खामोश होकर सर झुका गई। चाय लीजिए। आकिब की समझ में कुछ नहीं आया तो कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसके हाथ से लेकर वो घूंट घूंट पीने लगी। ये समोसे लेना? नहीं बस। अरे अभी तो आप कह रही थी खाने को भी कुछ चाहिए। हाँ, लेकिन अब ख्वाहिश नहीं रही। उसने बकिया चाय की घूंट में ख़त्म की, फिर दूसरा कप बनाने लगी। उसी वक्त मुलाजिम आकर कहने लगा, सर असद साहब आए हैं। कौन असद साहब? आकिब पुरसोच अंदाज में पूछने लगा। सर वही इंश्योरेंस वाले। और इंश्योरेंस पर उसे याद आया कि एक बार साकिब हसन ने भी सरसरी अंदाज में उससे जिक्र किया था। फ़ौरन मुलाजिम को मुखातिब करके कहने लगी, उन्हें यहीं भेज दो। फिर कप में चम्मच हिलाती खुद कलामी के अंदाज में बोली, अच्छा इत्तेफाक है, मैं असद साहब ने साकिब की पॉलिसी के बारे में मालूम कर लूँगी। आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगी? आकिब का लहजा एकदम बदल गया और वो सादगी से बोली, क्यों? बस मैं कह रहा हूँ। अच्छा। वो हंसी और दरवाजे से दाखिल होते असद साहब को देखने लगी। फिर जैसे ही वो बैठे कहने लगी, अच्छा वो आपसे यही मुलाकात होगी, वरना मुझे आपके ऑफिस आना पड़ता। आप कौन है खातून? असद साहब पहचानने की कोशिश करते हुए बोले, मैं रबिया हूँ, मिसिज़ रबिया साकिब हसन। आप बेगम साकिब हसन? उन्होंने गालबन तस्दीक के लिए आकिब की तरफ देखा और वो अपनी जगह पहलू बदल कर रह गया। तब वो उसे मुखातिब करके कहने लगे, मैं आप ही के बारे में मालूम करने आया था। आकिब ने बताया था कि आप मुल्क से बाहर गई हुई हैं। हाँ। वो हाँ को लंबा खींचती हुई आकिब की तरफ देखने लगी। कब आई आप? असद साहब पूछने लगे, कुछ दिन हुए, गालबन हफ्ता 1.5 हफ्ता। अच्छा। असद साहब मुताज्जिब हुए। अभी 2 रोज़ पहले ही मैंने फ़ोन किया था, आकिब साहब ने आपका तो बताया नहीं। मैंने मना किया था। वो फ़ौरन बोली। ये सूरत हाल जहाँ उसे बहुत कुछ समझा रही थी, वहाँ वो दिल ही दिल में महसूस भी हो रही थी। फिर भी बज़ाहिर संजीदगी इख्तियार करते हुए बोली, असल में मैं अभी किसी से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने आकिब को ख़ास तौर से हदायत की थी किसी को मेरी वापसी का नाम बताएं। बहरहाल आप बताइए, मुझसे क्या काम है? वही इंश्योरेंस पॉलिसी। असद साहब ब्रीफ केस खोलते हुए बोले, क्या आप मेरा इंश्योरेंस करना चाहते हैं? इसके लिए मैं आपको बाद में कन्विंस करूँगा। फिर कुछ कागजात उसे दिखाते हुए कहने लगे, वक्त तो मैं आपको आपके मरहूम शौहर की पॉलिसी के बारे में बताने आया हूँ, जो उन्होंने 1 मिनट उसने रोक दिया। फिर घड़ी देखती बोली, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त तो मैं जल्दी में हूँ, आप कल का टाइम दे दें, मैं खुद आपके ऑफिस आ जाऊँगी। जैसे आप मुनासिब समझे। चाय वगैरह? नहीं शुक्रिया। वो आकिब से मुसाफा करके चले गए। तब वो भी उठने का इरादा करते बोली,
मेरा ख्याल है मैं भी चलूँ, बल्कि अगर तुम भी उठने का इरादा कर रहे हो तो चलो, मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। वो कुछ कहे बगैर उठ खड़ा हुआ तो वो भी चुपचाप उसके पीछे निकल आई। उसके साथ गाड़ी में बैठी पूछने लगी, क्या तुम बता सकते हो साकिब ने कितने की पॉलिसी ली थी? हाँ, वो फट पड़ा, लेकिन तुम सुन लो कि इस सारी रकम पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है। हक की बात मत करो आकिब हसन, वरना मैं और बहुत सारे हकूक़ का दावा करने लगूंगी। क्या? वो चीखा। हाँ, मैं जानती हूँ साकिब हसन ने मेरे नाम से शेयर्स खरीदे थे, उसके अलावा। बस, वो हाथ उठाकर उसे बोलने से रोक गया। अव्वल तो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और फिलहाल तो कहीं से सबूत हासिल कर भी लो तो अब कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने तमाम शेयर्स फ़रोख्त कर दिए हैं मेरी इजाज़त के बगैर। उसने हैरत का मुजाहरा किया, क्योंकि वो बिल्कुल हैरान नहीं थी, क्योंकि जिस तरह उसे निकाल कर दोबारा कोई पूछने भी नहीं आया था, उससे वो बहुत पहले से ही उनकी नीयत जान गई थी। तुम कौन होती हो इजाज़त देने या ना देने वाली? वो इंतहाई बदतमीज़ी से बात करने लगा। मैं साकिब हसन की बीवी हूँ, क्या सबूत के तौर पर मुझे निकाहनामा पेश करना पड़ेगा? आखिर में वो बहुत आहिस्ता से बोली, तुम साकिब हसन की बीवी थी, अब नहीं। और सुन लो, हमारे तुमसे सारे नाते सारे ताल्लुक उसी के दम से थे, वो नहीं रहा तो सब खत्म हो गया। हम तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। अच्छी बात है, फिर तुम मुझे यहीं उतार दो। वो बहुत पुरसुकून रहकर बात कर रही थी। मैं तुम्हें अपना देवर समझकर तुम्हारे साथ बैठी थी, लेकिन अब जब तुम इस रिश्ते से इनकार कर रहे हो तो मैं मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। उसने एक झटके से गाड़ी रोकी और खशमगी नज़रों से घूरता हुआ बोला, सुनो, तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम साकिब हसन की वहीमा पॉलिसी को भूल जाओ, वरना वो उसकी आंखों में देखती हुई चैलेंज कर गई, जो कर सकते हो कर लेना आकिब हसन, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले इतना ज़रूर सोच लेना कि रबिया साकिब हसन घी निकालने के लिए उंगलियां टेढ़ी करना सीख गई है। देख लूँगा तुम्हें। उसका बस नहीं चल रहा था यहीं उसकी गर्दन दबाकर किस्सा ही ख़त्म कर दे, और वो उसकी हालत पर हंसती हुई दोबारा दरवाज़ा खोलकर उतर गई। फिर करीब से गुजरते रिक्शे को रोक कर उसमें बैठ गई। घर आई तो सोफिया और महरोज़ आए हुए थे, और वो जो अभी तक आकिब के झुंझलाने और उसकी बेबसी पर महजूज हो रही थी, बैठते हुए बोली, तौबा, कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, खुदा का खौफ ही नहीं है, बस पैसे को ही दीन ईमान समझ लिया है। खैरियत, तुम्हारा ऐसे लोगों से कैसे वास्ता पड़ गया? सोफिया तजस्सुस से पूछने लगी। वास्ता तो पहले से था, लेकिन उनकी असलियत अब सामने आई है। कौन है? साकिब हसन के घर वाले। फिर शूज़ उतारकर आराम से बैठती हुई बताने लगी, मैं आज साकिब हसन के ऑफिस चली गई थी, जहां आकिब से मुलाकात हुई। पहले तो अच्छे तरीके से मिला, लेकिन जब ये मालूम हुआ कि मैं अपना हक छोड़ूंगी नहीं, तो मैं बता नहीं सकती छोटी आपा कि उसने कैसा रंग बदला। उसका बस नहीं चल रहा था कि मुझे गोली से उड़ा देता। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने महज बीमे की रकम हासिल करने की खातिर इंश्योरेंस वालों को ये कहकर रखा था कि मैं मुल्क से बाहर गई हुई हूँ। वो तो आज इत्तेफाक से असद साहब से मुलाकात होगी, वरना मैं यकीन से कह सकती हूँ कि कुछ अरसे बाद वो लोग मेरी मौत की खबर उड़ाकर वो रकम भी हासिल करने की कोशिश करते। मेरे शेयर्स तो फ़रोख्त कर ही चुके हैं। कितने के थे? सोफिया ने पूछा तो वो कंधे उचकाकर बोली, मुझे नहीं मालूम, और मुझे तो इंश्योरेंस की रकम का भी पता नहीं है कि साकिब हसन ने कितने की पॉलिसी करवाई थी। ये तो कल असद साहब के ऑफिस जाऊंगी तब मालूम होगा। क्या ज़रूरत है तुम्हें इन सब झंझटों में पड़ने की? अम्मा ने फिर टोका, ऐसा ना हो वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाए। दोस्त कब थे? वो तल्खी से बोली, और अम्मा, आप खामखा के अंदेशों में मत घिरिए। आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती कि अगर आखिर मुझे भी ज़िंदगी गुजारनी, और मैं इस तरह सारी ज़िंदगी नौकरी तो नहीं कर सकती। अगर मेरे शौहर ने मेरे लिए कुछ छोड़ा है तो इसीलिए ना कि आड़े वक्त में मेरे काम आए, इसलिए तो नहीं कि मैं उसे बड़े आराम से दूसरों के हवाले करके खुद तही दामन रह जाऊँ। क्यों महरोज़ भाई, मैं गलत कह रही हूँ क्या? आखिर में उसने महरोज़ को मुखातिब किया तो वो जो हैरान सा होकर उसे देख रहा था संभल कर सीधा हो बैठा और उसकी तायद करता हुआ बोला, बिल्कुल नहीं, आप गलत नहीं कह रही, बल्कि आपको तो बहुत पहले अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था। यही बात आप अम्मा को समझाइए, मेरी बात उनकी समझ में नहीं आती। वो महरोज़ को इशारा करके वहाँ से उठ गई। किचन में आई तो हुमा शामी कबाब बनाते हुए खासी झुंझला रही थी। वो छोटे मोटे काम तो खुशी से कर दिया करती थी, लेकिन जहाँ कोई मेहनत का काम हुआ उसकी शक्ल पर मुसलसल बेजारी छाई रहती थी। लाओ मैं बना दूँ। उसने जैसे ही अपनी खिदमत पेश की, हुमा खुश हो गई, लेकिन फिर ख्याल आया तो कहने लगी, आप पहले ही थकी हुई आई हैं। नहीं, सारी थकन बस की वजह से होती है, और मैं आज रिक्शे से आई हूँ। बड़े ऐश हैं। अभी कहाँ, ऐश के दिन तो अब आएंगे। क्या मतलब? हुमा एकदम चौंक कर पूछने लगी। कोई मतलब नहीं, चलो भागो यहाँ से। वो उसे किचन से निकालकर खुद उसकी जगह बैठ गई। सारा काम कर गई थी, अब तो बस टिक्कियाँ बनाकर तलना बाकी थी। वो जल्दी जल्दी टिक्कियाँ बनाकर ट्रे में रखने लगी। फिर उससे फारिग होकर एक चूल्हे पर कढ़ाई में घी गर्म करने के लिए रखा और दूसरे चूल्हे पर तवा रखकर कढ़ाई के नीचे उसने आंच धीमी कर दी ताकि सहूलत से दोनों काम एक साथ कर सके। और अभी उसने पहली रोटी डाली ही थी कि सोफिया उसे ढूंढती हुई आ गई। अरे, तुम आते ही काम में भी लग गई। ज़्यादा काम नहीं है, बस थोड़ी सी रोटियां डालनी है, बाकी सब तो हुमा कर ही चुकी है, उसने पलटते हुए कहा। फिर कढ़ाई में कबाब डालने लगी। लाओ कबाब मैं तल दूँ। सोफिया आगे बढ़ आई।
अरे नहीं छोटी आपा, मैं कर लूँगी, उसने रोकना चाहा। आप बैठिए अंदर जाकर, बस मैं अभी लगाती हूँ, इसी तरह जल्दी में हो जाएगा और फिर मैं तुमसे बातें भी करना चाह रही हूँ। अच्छा। वो यूं ही हंसी और सोफिया के लिए जगह छोड़कर खड़ी हो गई। फिर कुछ देर काम में मगन रहने के बाद सोफिया उससे कहने लगी, सुनो, अभी तुम कह रही थी कि तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी और तुम सारी उम्र तो नौकरी नहीं कर सकती। कुछ गलत कहा मैंने? वो सादगी से पूछने लगी। नहीं, गलत तो नहीं कहा, लेकिन तुम्हें अपने लिए दूसरे अंदाज से भी सोचना चाहिए। दूसरे अंदाज से? वो कुछ ना समझते हुए सोफिया की तरफ देखने लगी। हाँ, तुम्हें सोचना चाहिए कि पहाड़ सी ज़िंदगी तुम तनहा नहीं गुजार सकती। ख्वाह कितना पैसा हासिल कर लो, अपने महल तमीर कर लो, फिर भी साथी की ज़रूरत। छोटी आपा, वो दरमियान में बोल पड़ी, मैं आपकी बात जुटा नहीं सकती, लेकिन क्या अब इस अंदाज में सोचना मुझे ज़ेब देता है? क्यों? कौन सा तुम्हारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है या तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए? बात उम्र की नहीं है छोटी आपा, हालात की, और हालात ने 2 बार मुझसे साहिबानी छीनी है। अब एक तो मेरा दिल डरता है, दूसरे लोग क्या कहेंगे कि मुझे शादियां करने का शौक़ है। नहीं छोटी आपा, मैं ख्वाह अपने आप को कितना ही मजबूत क्यों ना बना लूँ, फिर भी लोगों के मजाक का निशाना नहीं बन सकती। वो मुसलसल नफ़ी में सर हिलाती गई। लोगों की बात मत करो रबिया, लोग सिर्फ बातें करते हैं। फिर भी नहीं, वो बात ख़त्म करने की गर्ज से बोली, जबकि सोफिया को असल बात अब शुरू करना थी। ये नामुमकिन नहीं है रबिया, तुम लोगों की परवाह मत करो। चलिए, मैं लोगों की परवाह नहीं करती, फिर अब कौन ऐसा जीदार है जो मुझसे शादी करने पर तैयार होगा? अपने तय उसने सोफिया को लाजवाब कर दिया था, लेकिन वो बड़े आराम से बोली, शहरोज़ अहमद। क्या? वो पता नहीं हैरान थी, गैर यकीन या मुतासिफ, जैसे सोफिया ने उसका मजाक उड़ाया हो। हाँ, मैं शहरोज़ भाई की बात कर रही हूँ। वो खुद। बस करे छोटी आपा, वो दबे दबे लहजे में चीख पड़ी, इससे आगे एक लफ्ज़ मत कहिएगा। लेकिन रबिया, बस छोटी आपा, बस, मुझे इससे ज़्यादा जलील मत करें। वो बेपनाह दुख के एहसास में घिर कर बोली और चूल्हा बंद करके अंदर चली गई। ऑफिस में लंच टाइम में फरनाज के साथ लंच करते हुए उसने उसे कल साकिब के ऑफिस जाने और वहाँ की तमाम तफसील कह सुनाई। आखिर में कहने लगी, आज असद साहब ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है। मेरा ख्याल है तमाम कार्रवाई तो इस तमाम अरसे में आकिब मुकम्मल कर ही चुका है। अब सिर्फ रकम का चेक वसूल करना बाकी है, और मेरा ख्याल अगर चेक वसूल करना आकिब के इख्तियार में होता तो वो कब का वसूल कर चुका होता। ठीक कह रही हो तुम, फरनाज ने तायद करते हुए कहा। अगर तुम कुछ और अरसा उनके सामने ना जाती तो वो ये रकम भी हज़म कर चुके होते। बहरहाल, अब तुम देर मत करो। हाँ, मैं सोच रही हूँ 3 बजे तक छुट्टी लेकर चली जाऊँ, लेकिन वो पता नहीं क्या सोचने लगी। लेकिन क्या? फरनाज ने उसका कंधा हिलाया। लेकिन ये कि मुझे डर लग रहा है। क्यों? मेरा मतलब है कि इससे। पता नहीं। फिर कुछ देर बाद बोली, शायद आकिब की तरफ से धड़का। असल में कल उसका अजीब सा रूप देखा, मुझे लगता है वो ओछे हथकंडों पर उतर आएगा। हो सकता है वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उससे कुछ बैद नहीं। वैसे भी वो जानता है कि आज मैं असद साहब के ऑफिस जाने वाली हूँ। तुम्हारा अंदेशा सही है, फिर क्या करूँ? उसने पूछा तो फरनाज सोच में पड़ गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोली, ऐसा करो, छुट्टी लेकर जाने के बजाय सर से कहो तुम्हें किसी ज़रूरी काम से जाना है, वो अपने ड्राइवर को तुम्हारे साथ भेज दें। अगर उन्होंने ज़रूरी काम के बारे में पूछ लिया तो? कम ऑन, उन्हें इतनी फुर्सत नहीं होगी। वैसे भी वो दूसरों की ज़ातियात में कम ही दखल देते हैं, ये तो है। बस तो फिर अभी चली जाओ। अभी? वो सोचने लगी। हाँ अभी, इसी वक्त चलो, उठो। फरनाज ने ज़बरदस्ती उसे उठाकर एमडी अस्फंदियार के कमरे की जानिब धकेल दिया, और वो चली तो आई, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा था उनसे क्या कहे। जी बीबी, अस्फंदियार ने उसे खामोश खड़े देखकर मुखातिब किया और सवालिया नज़रों से देखने लगे। सर, वो मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, वो एकदम कह गई। छुट्टी चाहिए? जी, बिला इरादा उसके मुंह से निकल गया। सिर्फ अभी की या कुछ दिनों की? बस अभी की। ओके, अगर कोई ज़रूरी फ़ाइल हो तो भिजवा दें, फिर आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। वो जल्दी से बाहर निकल आई, और बाहर आते ही ख्याल आया कि ड्राइवर और गाड़ी की तो बात रह गई, लेकिन अब दोबारा उनके पास नहीं जा सकती थी, इसलिए खामखा फरनाज पर बिगड़ने लगी। तुमने इतनी जल्दी में धकेल दिया कि मैं कुछ कह ही ना सकी। तो अब जाकर कह दो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुम जाओ। वो उसे हाथ में लाती हुई ऑफिस से निकल कर आई तो शहरोज़ अहमद की गाड़ी सामने खड़ी थी। वो खुद भी उसमें मौजूद थे। उनके साथ पता नहीं कौन था जिसे वहाँ उतार कर वो गाड़ी बढ़ाना चाहते थे। उसे देखकर ना सिर्फ रुके, बल्कि दरवाज़ा खोलकर पुकार भी लिया, रबिया आइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। वो मना करना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ सोच कर बैठ गई, और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की तो पूछने लगे, कहाँ जाना है? मैं सदर की तरफ जाऊँगी। उन्होंने गाड़ी उसी रास्ते पर डाली, फिर कैसेट ऑन करके कदरे धीमी आवाज़ कर दी। मध्यम सुरों में महनाज की आवाज़ जादू सा जगाने लगी थी। तुमको मेरे सिवा, ओ मेरे साजना, अब न देखे कोई दूसरा। मैं तेरी धूप हूँ, तू है मेरा साया। ज़िंदगी के हवस प्यार पाया तेरा। तू रहे हम सफ़र तो ये लंबी डगर बनती जाएगी फूलों भरा रास्ता। रात दिन का जो ये अजनबी खेल है जुदाई कहीं और कहीं मेल है। उम्र फ़ानी वहीं, ये कहानी वहीं, लोग रुकते हैं रुकता नहीं काफ़िला।
आखिरी बोलों पर उसे साकिब हसन याद आने लगा और उसकी आंखों में पानी उतर आया। मुझ पर नहीं तो अपने आप पर रहम करते साकिब हसन। उसने सोचा एक उम्र अच्छी ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद करते रहे और जब मिली तो अपनी नादानी में खो दी। उसने एक सरधा भरी, अरे रूठना ही था तो मुझसे रूठते, सारी दुनिया से क्यों रूठ गए? किस तरफ जाना है? शरोज़ अहमद पूछ रहे थे। वो चौंक कर सीधी हुई और शीशे से बाहर इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगी। बस यहीं रोक दें, मतलूबा जगह देखकर रुकने के लिए कहा तो वो पूछने लगे, यहाँ किसी काम से जा रही हैं? जी। वापसी कितनी देर में होगी? कुछ कह नहीं सकती। ओके, जितनी देर भी लगे, मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो एक नज़र उन पर डालकर उतर गई। बिल्डिंग में दाखिल होकर सीढ़ियाँ चढ़ती हुई असद साहब के ऑफिस में पहुँची तो वो जैसे उसके इंतज़ार में बैठे थे, देखते ही कहने लगे, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था। सॉरी, मुझे आने में कुछ देर हो गई। वो उनके सामने बैठते हुए बोली, कोई बात नहीं। कहते हुए उन्होंने एक फ़ाइल खोलकर उसके सामने रख दी। फिर कहने लगे, आपके शौहर साकिब हसन ने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी जिसमें उन्होंने वसीयत फरमाई थी कि उनके बाद इसकी हकदार आप हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस फाइल पर से नज़रें हटाकर उनकी तरफ देखने लगी। साकिब हसन के इंतकाल को गालबन 1.5 साल हो गए। इस दौरान उनके भाई आकिब हसन कई बार मेरे पास आए और उन्होंने ही बताया कि आप मुल्क से बाहर चली गई हैं। फिर वो ये भी चाहते थे कि हम ये रकम उनके हवाले कर दें, लेकिन हमारे लिए ये मुमकिन नहीं था क्योंकि आपके शौहर ने अपने बाद आपको इसका वारिस ठहराया था। वो खामोश होकर देखने लगे कि शायद वो कुछ कहेगी, लेकिन वो उसी तरह खामोश रही। बहरहाल ये चेक आपकी अमानत के तौर पर मेरे पास था, आप ये कुछ कागजात साइन कर दे, फिर ये चेक आपका। उन्होंने चेक और कागजात दोनों एक साथ उसकी तरफ बढ़ा दिए तो उसने पहले कागजात लेकर साइन किए, इसके बाद चेक वसूल किया। आपके लिए चाय मंगवाऊं? वो उसे यूं चुपचाप देखकर पूछने लगे। नहीं शुक्रिया, असल में मैं नीचे किसी को इंतज़ार करता हुआ छोड़ कर आई हूँ। वो उठ खड़ी हुई। अच्छा। वो उसके साथ खड़े हुए तो वो अलविदाई कलमात कहकर उनके ऑफिस से निकल आई। राहदारी उसने तेज़ कदमों से अबूर की, लेकिन सीढ़ियों पर कसदन सुस्त रवि इख्तियार की। असल में वो शहरोज़ अहमद के साथ यूं ही नहीं आ गई थी। रात सोफिया ने जिस अंदाज से उनका प्रपोज़ल देना चाहा था, इससे उससे ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत अंदाज़ा ज़रूर हुआ था कि सोफिया ने शहरोज़ से बात करने के बाद उससे कहा या गालबन उनके कहने पर, और उस वक्त तो उसने सोफिया को बिना सोचे समझे सख्ती से मना कर दिया था। लेकिन जब रात में उसने संजीदगी से सोचा तब भी उसे यह बात इंतहाई गैर मुनासिब लगी थी और अभी वो ये सोचकर उनके साथ आई थी कि अगर उन्होंने खुद ऐसी कोई बात छेड़ी तो वो उन्हें भी साफ मना कर देगी। आहिस्ता कदमों से सीढ़ियाँ उतरते हुए वो मुसलसल अपने आप को ऐसी किसी किस्म की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। आखिर में उसने ये भी सोच लिया कि अगर शहरोज़ अहमद ने ऐसी कोई बात छेड़ी तब भी वो अपने तौर पर अपनी किसी बात या किसी अंदाज से उन पर वाजे कर देगी कि वो गुमगुश्ता रास्तों को खोजने और फिर उन पर चलने का कोई इरादा नहीं रखती। आखिरी सीढ़ी पर रुककर उसने असद साहब का दिया हुआ लिफाफा अपने हाथ में ले लिया। फिर जब आकर शहरोज़ अहमद के बराबर बैठी तो लिफाफे को यूँ अपने गोद में रखा कि उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी का नाम बड़े हरफों में छुपा हुआ और नीचे लिखा हुआ उसका नाम मिसिज़ रबिया साकिब हसन साफ नज़र आ रहा था। इस मसरूफ़ शाहरा पर बेपनाह रश की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था। वहाँ से निकलते निकलते कोई आधा घंटा लग गया। इस दौरान वो ना तो उसकी तरफ मतवज्जे हुए, ना कोई बात करने की कोशिश की। अलबत्ता जैसे ही मेन रोड पर आए पूछने लगे, आप कहाँ जाएंगी, घर या ऑफिस? घर जाऊंगी, और आप मुझे किसी ऐसी जगह उतार दीजिए जहाँ से मुझे सवारी आसानी से मिल जाए। घर तक छोड़ने में क्या कबाहत है? उन्होंने ज़रा सी गर्दन मोड़ी तो उसकी तरफ उठने से पहले नज़र उस लिफाफे पर जा ठहरी तो जो समझे उसी हिसाब से पूछने लगे, यह आपका पार्ट टाइम जॉब है? कौन सा? वो समझकर अनजान बनी। इंश्योरेंस कंपनी में। उन्होंने लिफाफे की तरफ इशारा किया। नहीं, पार्ट टाइम के लिए ना मेरे पास वक्त है और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है। फिर गालबन आपने पुलिस ही ली होगी। वो यूं ही बातें करते रहने की गर्ज से पूछने लगे क्योंकि जानते थे कि ये मौजू ख़त्म हो गया तो फिर कोई और मौजू सोचने में सफ़र ही तमाम हो जाएगा। और जबकि वो चाह भी रही थी यूं ही बातों बातों में कोई बात निकले जिसे वो गिरफ्त में ले सके, और यही मौका उसने मुनासिब समझा। कहने लगी, ये पॉलिसी मैंने नहीं, साकिब हसन ने ली थी और उन्होंने अपने बाद इसका वारिस मुझे ठहराया था। ये कहने के बाद उसकी समझ में नहीं आया क्या कहे, जब भी खामोश हो गई और वो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद कहने लगे, आपने उसे उसी वक्त क्यों ना वसूल किया? इतने अरसे बाद क्यों? पहले मुझे ख्याल तो आया, लेकिन मैंने सोचा जब साकिब हसन ही नहीं तो फिर ये सब लेकर क्या करूँगी। और अब मैं सोचती हूँ जिस चीज़ पर मेरा हक़ है वो मुझे लेनी चाहिए। फिर ये तो मेरे शौहर की तरफ से मेरे लिए आखिरी तोहफ़ा है। स्टीयरिंग पर उनके हाथों की मजबूत होती गिरफ्त उसने दीदा नज़रों से देखी। फिर कहने लगी, ये रकम मैंने ली ही इसलिए किसी अच्छे काम में लगाकर साकिब हसन के नाम कर दूँ, ताकि इस नेक अमल की बदौलत अल्लाह मियाँ उसके दर्जात बुलंद करते जाएं। ये एक बीवी का अपने शौहर के लिए छोटा सा तोहफ़ा होगा जो इस दुनिया में ही नहीं उस दुनिया में भी उसके लिए साथ साथ रहेगा। गोया वफा शारी की मिसाल कायम करना चाहती हैं आप? उन्होंने एहतियात से मोड़ काटते हुए कहा। शायद। वो आहिस्ता से बोली तो पता नहीं कैसे उनका लहजा एकदम बदल गया, कुछ सख्त होने के साथ साथ तंज अमेज़ भी। एक बात बताइए मिसेज़ रबिया, क्या आप जो एक गैर मर्द के पहलू में बैठकर वफा शार की बात
कर रही हैं तो इससे आप किसे धोखा दे रही हैं, उस मरहूम को या खुद अपने आप को? उसके अंदर बाहर एकदम सन्नाटों का राज हो गया। दिल चाहा साफ गोई से कह दे, तुम्हें, सिर्फ तुम्हें शहरोज़ अहमद। लेकिन नवाज़ ने तो साथ छोड़ा ही, हवास भी साथ छोड़ गया। बस इतना हुआ कि उनकी तरफ से ज़रा सा रुख मोड़कर शीशे से बाहर देखने लगी। वो अपनी बात पर उसका रद्द-ए-अमल देखना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने मिरर का सहारा भी लिया, लेकिन वो कुछ ऐसे रुख से बैठी थी कि वो बावजूद कोशिश के उसका चेहरा न देख सके। तब मायूस होकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और उसके घर के सामने जाकर ही रोकी। वो उतरने लगी कि उन्होंने रोक दिया। 1 मिनट, उसने पलटकर सवालिया नज़रों से देखा तो वो कहने लगे, एक बात का आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब मैं हर सूरत जवाब चाहता हूँ कि आप किस नाते मेरे साथ यहाँ तक आई। वो अपने आप पर काफ़ी हद तक काबू पा चुकी थी। बराह रास्त उनकी आंखों में तो ना देख सकी, फिर भी नज़रें उनके वजूद पर भटकती छोड़ दी और कदरे अतमाद से कहने लगी, आपने किस नाते से मुझे अपने साथ बैठने की ऑफ़र की थी? आप सोफिया की बहन हैं इसलिए, और आप महरोज़ के भाई हैं, मैं इसलिए आपके साथ आ गई। वो बराबर से जवाब देकर उतर गई और जब चक्कर काटकर घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी तो वो पुकार कर बोले, सुनिए, क्या महरोज़ का भाई यूं ही दरवाजे से वापस चला जाए? वो रुककर उन्हें देखने लगी। बज़ाहिर संजीदा नज़र आ रहे थे, लेकिन आंखों में हल्की शोखी का रंग छुपाए न छुप रहा था। पता नहीं कैसे वो पल भर में पीछे सफ़र कर गई। कब तक यहाँ रहने का इरादा है? वो अक्सर उसे यहाँ छोड़ने आते तो पूछते थे। कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं ज़्यादा दिन रहने की इजाज़त नहीं दूंगा, एक बार खासी संजीदगी से कहा था। क्या? वो चीखी थी। हाँ, जब तक कुछ हक रखता हूँ इसे इस्तेमाल भी करूँगा। वो कहकर बाहर निकल गए थे और वो झुंझलाती हुई अंदर आई थी। मैंने मुश्किल बात कही है या मेरी बात ने आपको मुश्किल में डाल दिया है? उन्होंने उसके खामोश रहने पर पूछा तो वो चौंक गई और जाते जाते बोली, महरोज़ के भाई में अगर जुर्रत है तो खुद ही इस दरवाजे पर दस्तक दे ले। ये कहते ही वो अंदर चली गई। जुर्रत भी है और दस्तक भी दूंगा, वो कदर ऊंची आवाज़ में बुड़बुड़ाया और गाड़ी बैक करते हुए उनके होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आन ठहरी, जो घर आने तक होंठों से जुदा नहीं हुई थी। इत्तेफाक से पहले ही मरहले पर सोफिया से सामना हो गया। वो उसे चाय का कहकर अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद सोफिया चाय लेकर आई तो पूछने लगी, आप कोई ज़रूरी काम तो नहीं कर रही? नहीं। बच्चा कहाँ है? उसे अभी महरोज़ बाहर ले गए हैं। फिर शरारा से बोली, आखिर बात क्या है? पहले आराम से बैठ जाइए, फिर मुझे बताइए कि आपने रबिया से बात की या नहीं। उन्होंने किसी तमहीद के बगैर असल बात पूछ डाली तो वो क्योंकि सताने के मूड में थी इसलिए अनजान बन गई। कौन सी बात? सोफिया। उन्होंने फ़ौरन बढ़ाई के रोब के साथ तनबीही लहजा इख्तियार किया। कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे मजाक करने की। मैं कहाँ मजाक कर रही हूँ? फिर बताइए उससे क्या बात हुई? आप ही ने तो कहा था कि वो कुछ रूठी रूठी सी है, मनाने में कुछ वक्त लगेगा। वो अपनी चूड़ियों से खेलते हुए बोली, फिर ज़रा सी पलकें उठाकर उन्हें देखने लगी। क्या कहा उसने? कुछ नहीं। मैंने जैसे ही आपका नाम लिया उसने टोक दिया था और सख्ती से मना कर दिया कि ऐसी कोई बात ना करूं। वो कुछ भी सुनने पर तैयार नहीं थी। कदर तवक्कुफ के बाद कहने लगी, मेरा ख्याल है वो डरती, अंदर से खौफज़दा है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। आपने उसे समझाया नहीं? कोशिश तो की थी, लेकिन वो खामोश होकर उन्हें देखने लगी जो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जे थे। लेकिन क्या? सोफिया की मुसलसल खामोशी पर शहरोज़ अहमद कदर बेकरारी से पूछने लगे, मैं कुछ नहीं जानती शहरोज़ भाई कि वो क्या चाहती। आपके नाम पर वो बाहर हालत से उखड़ गई थी। वो बात ख़त्म करने की गर्ज से कुछ झुंझला कर बोली। उन्होंने शाकी नज़रों से देखा तो कहने लगी, मेरा ख्याल है आप अम्मी से बात करें, पहले बड़ों के दरमियान बात हो जाए, इसके बाद उसे कोई भी समझा सकता है। अम्मा, अब्बा, मियाँ, बड़ी आपा, और हो सकता है वो किसी एक की बात मान भी जाए। क्या तो आप ठीक रही हैं? वो तवील सांस लेकर खड़े हो गए और यूं ही चलते हुए कमरे के आखिरी सिरे तक चले गए। उनका अंदाज़ सोचने वाला था और जब पलटे तो कहने लगे, लेकिन अभी तो वो ज़्यादा अखड़ी हुई नहीं थी। कौन? सोफिया बेख्याली में पूछ गई। रबिया। क्या मतलब? क्या आप अभी उससे मिलकर आ रहे हैं? सोफिया को यकीनन हैरत हुई, क्योंकि कल तो वो उसका नाम भी सुनने की रवादार नहीं थी और अब वो कह रहे थे कि उससे मिलकर आ रहे हैं। मेरा मतलब है उससे मुलाकात कहाँ हुई? यूं ही सरे रहा, फिर मैंने उसे घर छोड़ने की पेशकश की जो उसने कबूल कर ली। हैरत है? सोफिया ने बरमला हैरत का इजहार किया। किस पर? वो रुक कर पूछने लगे। आप दोनों पर। उसने दांस्ता सिर्फ रबिया का नाम नहीं लिया। फिर कहने लगी, मेरा ख्याल है आप दोनों सारे मामला तय कर लें, आखिर में हमें बुला लीजिएगा, हम आकर छुहारे खा लेंगे। वो बेसाख्ता हंस पड़े। बहुत अच्छे लग रहे हैं हंसते हुए। उनकी हंसी कहके की शक्ल इख्तियार कर गई तो वो उन्हें घूरती हुई उठ खड़ी हुई और जाने को थी कि महरोज़ बच्चे को लिए हुए गालबन उसे ढूंढता हुआ वहीं आ गया। बड़े भाई को यूं हंसते देखा तो फिर पहले मुतअज्जिब हुआ, फिर पूछने लगा, क्या सोफिया ने कोई लतीफ़ा सुनाया है? जी नहीं। वो फ़ौरन बोल पड़ी, लतीफ़ा इन्होंने खुद सुनाया है और हंस भी खुद रहे हैं। अच्छा? महरोज़ महजूज होकर हंसा, फिर बच्चा उनकी गोद में देकर इत्मीनान से बैठता हुआ बोला, क्या लतीफ़ा था? मैं भी सुनूं। ये अपनी शादी की बात कर रहे थे। सोफिया ने यूं कहा जैसे लतीफ़ा हो। सच? महरोज़ अभी बैठा था, उछल कर खड़ा हुआ। सच शहरोज़ भाई,
इनसे क्या पूछ रहे हैं, मुझसे पूछिए। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये शादी करना किससे चाह रहे हैं, किससे? महरोज़ फ़ौरन उसकी तरफ मुड़ा। उसके लहजे में तजस्सुस, इश्तियाक और न जाने क्या कुछ था। और शहरोज़ अहमद उसे ना बताने का इशारा करते रह गए, लेकिन वो खामोश नहीं हुई। रबिया से क्या? महरोज़ दोबारा सोफे पर ढह गया। यारो मुझे होश में लाओ, ये मैंने क्या सुना? महरोज़ फिर वही बढ़ाई वाला रोक के महरोज़ फ़ौरन सीधा हो बैठा। आई एम सॉरी, फिर सर खुजाता हुआ बोला। इरादा तो नेक कर, मेरा ख्याल है नेक काम में देर भी नहीं करनी चाहिए। अब तुम दोनों जाओ अपने कमरे में। उन्होंने दरवाजे की तरफ इशारा किया तो सोफिया मुंह भुलाते हुए फ़ौरन उनके कमरे से निकल आई। महरोज़ उसके पीछे पीछे था। अगर सारी खुशियाँ सिर्फ पैसे की मरहून मन्नत होती तो दुनिया में सारे पैसे वाले बहुत खुश होते। और वो जिसने अपने हक़ के लिए लड़ना सीख लिया था और अब अपना हक़ 10 लाख की सूरत में वसूल भी कराई थी, उसे भी खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश नहीं थी। इसके बरक्स एक इज़्तिरारी कैफियत में गिरफ्तार हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आता था वो क्या करे। दिल बोझल सा था। कहते हैं कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, और वो किसी से कुछ कह भी नहीं रही थी। फिर जब से वो इंश्योरेंस की रकम वसूल करके आई थी, अम्मा ने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। उनका अंदाज़ ऐसा था जैसे कह रही हूँ जो दिल चाहे करो, और ये सूरत हाल उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। उसने कब अपनी मर्ज़ी की? हमेशा तो दूसरों की मर्ज़ी पर चलती रही ज़िंदगी उसकी, और लगामें दूसरों ने थाम कर कठपुतली बनाए रखा। वो कब तक चक फेरियाँ खाती, सबके सामने तमाशा बनी रहती। आखिर कहीं ना कहीं तो उसने अपने वजूद के गिर्द बंधे धागों से निजात हासिल करनी ही थी। और अब जब वो आज़ाद थी, अपनी सोच सोचने लगी थी, तब भी सब खफा, जैसे वो नादान हो, गलतियों पर गलतियाँ कर रही हो। क्या मैं गलती पर हूँ? उस रोज़ वो हुमा से पूछने लगी। अगर नहीं तो फिर मेरा दिल भारी बोझ तले क्यों दब गया है? हर पल एक मुजरमाना सा एहसास, जैसे कोई बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया हो मुझसे। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, ना किसी की हक तलफी की है। यकीन करो हुमा, मुझे साकिब हसन के पैसों की ज़रूरत नहीं थी। मैंने महज उसके घर वालों को ये बताने की खातिर कि मैं अब कमज़ोर नहीं हूँ, अपना हक वसूल किया है। अगर मैं ऐसा ना करती तो जानती हो क्या होता? कुछ वक्त गुजरने के बाद वो लोग मुझे डरा धमका कर वो प्लॉट हासिल करने की कोशिश करते जो साकिब ने मेरे नाम से ख़रीदा था। उसके बाद भी वो लोग चैन से ना बैठते। और मैं तुम्हें बताऊं, मैं हर चीज़ से दस्तबरदार हो सकती थी अगर जो साकिब हसन के वालिदैन मेरे सर पर हाथ रख देते। अपने घर में ना रखते, लेकिन कभी कभार यहाँ आकर मेरा हाल अहवाल पूछ लेते। इसके बरक्स उसकी अम्मा ने भरी बरादरी में मुझे मनहूस और ना जाने क्या कुछ कहकर बाहर निकाल किया। इसके बाद भी मैं अपने आप को समझाती रही, जो हुआ उसे भूल जाना अच्छा है। लेकिन जब सरे राह अनीला से मुलाकात हुई तो उसका मुंह मोड़ना मेरे दिल में तराजू हो गया। उसे मुंह उस वक्त मोड़ना चाहिए था जब एक बार पहले उससे इसी तरह सामना हुआ था, और उस वक्त मैं शहरोज़ अहमद की मनकोहा थी। लेकिन उस वक्त वो ना सिर्फ बड़े तपाक से मिली, बल्कि बाद में घर तक आई थी। उस वक्त तो मेरा उससे कोई नाता नहीं था, और अब जबकि मैं उसके मरहूम भाई की बेवा हूँ तो वो सिर्फ इसलिए मुंह मोड़ गई कि मैं कुछ लेने की बात ना करने लगूँ। इस कदर तंग नज़री और तंग दिली। बहरहाल मैंने ये सब अपने लिए हासिल नहीं किया। कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगी, मैं जानती हूँ साकिब हसन ने ये सब मेरी मोहब्बत में नहीं किया, और ना ही हमारी औलाद थी जो वो सोचता कि कल को औलाद के काम आएगा। उसने महज टैक्स बचाने की खातिर मेरे नाम से प्लॉट ख़रीदा, और इंश्योरेंस कराते हुए विरासत के खाने में मेरा नाम भी उसने यूं ही बिला सोचे समझे लिख दिया होगा, और उस वक्त कोई और नाम उसके जहन में नहीं आया होगा, और फिर उस वक्त उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि इतनी जल्दी दुनिया से उसका नाता टूट जाएगा। बहरहाल अगर वो ये सब मेरी मोहब्बत में करता, तब भी मुझे ये सब हासिल करके खुशी ना होती। फिर अब आप क्या चाहती हैं? वो लम्हा भर को खामोश हुई थी कि हुमा पूछने लगी, मैं क्या चाहती हूँ? उसने जैसे खुद से सवाल किया, फिर कहने लगी, असल में मैं खुद फरेबी में मुब्तला हूँ। अपने तौर पर ये समझ लेती हूँ कैद रफ्ता से मुकम्मल तौर पर नाता तोड़ कर अपने हाल से मुतमईन हो गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। हर दूसरे कदम पर कोई ऐसी बात हो जाती है जो मुझे माजी में धकेल देती है। और पता है हुमा, सबसे ज़्यादा मुझे साकिब हसन के वो आखिरी लम्हात याद आते हैं जब वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करने जा रहा था। उसकी बुझती हुई आंखों में दुख की गहरी परछाइयों के साथ हसरतें थी, इल्तिजाएँ थी, जैसे वो कुछ वक्त की मोहलत मांग रहा हो। और हुमा, किसी गैर को भी इस हालत में देख लो तो दिल दर्द से फटने लगता, और वो तो मेरा शौहर था। वो अपनी गलतियों के एतराफ़ के बाद मुझसे माफ़ी चाहता था। मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी मुझे ख्याल आता है जिस तरह मैंने महज ज़िंदगी को पुरसुकून रखने की खातिर उससे मोहब्बत का एतराफ़ किया और उसने यकीन नहीं किया। इसी तरह उन आखिरी लम्हों में जब मैं उससे कह रही थी कि मैंने कभी उसकी बातों का बुरा नहीं मनाया, उस वक्त भी उसकी आंखों में गैर यकीनी सिमट आई थी, जैसे कह रहा हुआ, वक्त रुखसत मेरे साथ मजाक मत करो रबिया, मुझे फ़रेब मत दो, बस मुझे माफ़ कर दो। और मैं चीख चीख कर उसकी झोली में माफ़ी डालकर उसे इत्मीनान देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी सांसों का रिश्ता टूट गया।
इसके बाद से अब तक वो जब भी मुझे याद आया, जब भी उसका ख्याल आया, मैंने यही कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया साकिब हसन। और वो जैसे मेरे सामने आन खड़ा होता, मेरे होंठों से निकले लफ्ज़ों का यकीन लेने। उसे अपनी रवानी से बहते आंसुओं का बिल्कुल एहसास नहीं था। जब आवाज़ साथ छोड़ गई तब उसने पहले हथेलियों से आंखें रगड़ी, फिर दुपट्टे के पल्लू से चेहरा साफ किया, फिर कहने लगी, मैं उसे मोहब्बत का यकीन नहीं देना चाहती, क्योंकि नादानी की उम्र को छोड़कर इसके बाद मुझे उससे मोहब्बत रही ही नहीं थी। और किसी ज़िंदा शख्स को तो मसलहतन मोहब्बत का फ़रेब दिया जा सकता है, लेकिन उसे नहीं। अलबत्ता मैं उसे माफ़ी का यकीन ज़रूर देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया। जानती हूँ मैं उसे ये यकीन किस तरह दूँगी। हुमा, जो बेहद हैरान होकर उसकी बातें सुन रही थी, बहुत आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं इन सारे पैसों को साकिब हसन के नाम से किसी अच्छे काम में लगा दूंगी। यही उसके लिए मेरी माफ़ी का यकीन होगा। आप ही। हुमा उसकी बात सुनकर कहने लगी, मैं आपको ऐसा करने से रोक नहीं सकती, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए। अपने बारे में सोचना चाहती हूँ, जब भी तो ऐसा कर रही हूँ। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ हर बोझ और खलिश से, और उनसे निजात का यही एक रास्ता मेरी समझ में आता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा। हुमा मायूसी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। बेवकूफ़, माजी से निकलोगी तभी तो आज और आइंदा के बारे में सोच सकोगी। इसके लिए ज़रूरी है कि मैं माजी को, हर शय को उसके सही मकाम पर छोड़कर आगे निकल आऊँ। दूसरी सूरत में आवाज़ें पीछा करती हैं, और आवाज़ों की बाज़गश्त में मैं अपने आप को भुला देती हूँ। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? आखिर में उसने संजीदगी से पूछा तो हुमा मुस्कुरा कर बोली, कुछ कुछ। चलो इतना ही काफ़ी है। वो भी मुस्कुराई, फिर मौजू बदलने की घर से बोली, काफ़ी दिनों से कलसूम नहीं आई, सुबह अम्मा से कहना उसकी तरफ हो आए। हाँ, सुबह अम्मा भी उसे याद कर रही थी। वैसे आप ही, उसके जाने से मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। क्यों? इब्तिहाज होता तो है तुम्हारे पास, लेकिन इब्तिहाज से मैं बातें तो नहीं कर सकती, करती भी हूँ तो वो जवाब नहीं देता। अभी छोटा है ना। वो शफीक सी मुस्कुराहट के साथ सोए हुए इब्तिहाज को देखने लगी। इसी वक्त अम्मा आ गई। गालबन एक नींद लेकर उठी थी। सोई सोई आंखें और सोई हुई आवाज़ में पूछने लगी, तुम दोनों अभी तक सोई नहीं? बस अब सो रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे को इशारा करके अपनी अपनी जगह ठीक करने लगी। 1 बज रहा है। अम्मा जाते जाते बोली, सुबह दफ्तर की छुट्टी तो नहीं है, फिर क्यों इस वक्त तक जाग रही हो? बस सो रही हूँ। वो हुमा को लाइट ऑफ करने का इशारा करके खुद जल्दी से लेट गई। अगले दिन वो फिर आकिब के ऑफिस चली गई। उस वक्त वो किसी मीटिंग में मसरूफ़ था। वो उसे अपनी आम की इतला करवाने के बजाय इत्मीनान से बैठकर उसके फारिग होने का इंतज़ार करने लगी। और जब वो आया तो उसे देखते ही नागवारी से बोला, अब क्या लेने आई हो? मैं पहले भी तुमसे कुछ लेने नहीं आई थी। वो सुकून से बोली, और तुम मुझे दे ही क्या सकते हो? तुम्हारे पास तुम्हारा अपना है ही क्या? बहुत कुछ। वो गर्दन अकड़ा कर बोला, 10 लाख तो मेरे हाथों से यूँ निकल जाता है, और तुम गालबन इतनी रकम हासिल करके अपने आप को बहुत कुछ समझ रही होगी। नहीं, उसके सुकून में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया। वो 10 लाख रुपए मेरे पास साकिब हसन की अमानत है, और इसी सिलसिले में मुझे तुम्हारी रहनुमाई और मदद की ज़रूरत है। क्या मतलब? और वो जो रिवॉल्विंग चेयर को मुसलसल दाएं बाएं हरकत देते हुए उसके वजूद से लातलकी और बेजारी का मुजाहरा कर रहा था, एकदम सीधा हो बैठा तो वो कहने लगी, मैं इस सिलसिले में किसी और से भी बात कर सकती थी, लेकिन तुम्हारा इंतखाब मैंने यूँ किया कि तुम साकिब हसन के भाई हो और पूरे खलूस से मुझे मशवरा दोगे। क्या चाहती हो तुम? वो बगौर उसे देखते हुए पूरी तरह उसकी तरफ मतवज्जे था। मैं इन सारे पैसों को साकिब हसन के नाम से किसी ऐसे फलाही काम में लगाना चाहती हूँ जिसका अजर साकिब हसन को मिलता रहे। तुम? बस होंठों की बेआवाज़ जुम्बिश हुई, और वो जिस तरह बगौर उसे देख रहा था, कितनी देर तक उसी तरह बैठा रहा। क्या तुम इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद करोगे? उसने पूछा तो वो पहले चौंका, फिर तवील सांस लेकर दोबारा कुर्सी की बैग से सर टिका लिया। कितने ही पल बीत गए, वो कुछ नहीं बोला, शायद कुछ सोचने में लग गया था। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो मुसलसल खामोशी से उकताकर बोली, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। उसने अपनी गर्दन को हरकत नहीं दी, बस नज़रें तिरछी करके उसकी तरफ देखने लगा। हाँ कहो। वो सवालिया नज़रें उस पर जमाकर उसके बोलने की मुंतज़िर थी, और वो कहने लगा, पैसा इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, ख़ासकर आज के दौर में, और जबकि हर शख्स इसे जायज़ व नाजायज़ तरीके से हासिल करना चाहता है, बल्कि इसकी दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में भी है। फिर तुम इसे अपनी आसाइश के लिए इस्तेमाल करने की बजाय। आकिब, वो उसकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी, ये सारी आसाइशें यही तक हैं, और असल ज़िंदगी ये नहीं वो है। फिर हम यहाँ की बजाय वहाँ का सामान क्यों नहीं करें? फिर भी उसने दोहराया, फिर सोचते हुए बोली, अगर हमारी कोई औलाद होती तो मैं शायद बल्कि यकीनन उस पर खर्च करती, और जहाँ तक मेरी ज़ात का सवाल है तो मैंने खुद अपने लिए जद्दोजहद करना सीख लिया है। फिर उठते हुए बोली, गालबन तुम मुझे मशवरा देने के मूड में नहीं हो, इसलिए मैं चलती हूँ। भाभी। वो दरवाजे तक गई थी कि उसने पुकार लिया, लेकिन वो पलटी नहीं, उसी तरह खड़ी रही। जानती थी जब उसने भाभी कहकर पुकारा तो उठकर भी ज़रूर आएगा, और वो उठकर उसके सामने तो आ खड़ा हुआ, लेकिन सर नहीं उठाया, ना ही कुछ कह सका। क्या बात है? वो उसके नदामत से झुके सर को देखते हुए बोली, आप? उसकी ज़बान लड़खड़ाई, और फिर वो उसके सामने घुटने टेक गया।
अरे अरे, उसने उसके कंधों पर हाथ रखा। पागल मत बनो, चलो उठो। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? वो ऊंचा पूरा मर्द उसके सामने रो पड़ा। हमने आपके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया, यहाँ तक कि भाईजान। तुम क्या जानो तुम्हारे भाईजान ने मेरे लिए क्या कुछ किया। वो फ़ौरन बोल पड़ी। क्या किया उन्होंने? अब वो सारी बातें तुम्हें बताने वाली नहीं है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की तो पलके भीग गए। अचानक जाने क्या कुछ याद आ गया। एक साथ कहीं रूपचिन से दांसता नजरें चुराने की खातिर पहले जरा सा रुख मोड़ा, फिर आवाज़ पर काबू पाते हुए बोली, बस अब मैं जाऊंगी। शाम उतरने लगी है, सवारी मुश्किल से मिलेगी, लेकिन पहले आप मेरे साथ जाएंगी। कहाँ? घर। अब्बा आपका बहुत पूछते हैं। फिर बड़ी आस से बोला, चल रही है ना? चलो। वो कुछ सोचकर उसके साथ चल पड़ी। वहीं घर जहाँ साकिब हसन सबकी मुखालफतें मोल लेकर उसे लाया था और उसके बाद कदम कदम पर उसके लिए आजमाइशें रख छोड़ी थी। वो आकिब के साथ यहाँ आ तो गई थी, लेकिन अब उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था। शायद दिल ने इस हकीकत को अब तस्लीम किया था कि उस घर से उसका कोई नाता, कोई ताल्लुक नहीं रहा। वैसे वो कोई नाता जोड़ने या पुराने रिश्तों को याद दिलाने नहीं आई थी, बल्कि पुराने ताल्लुक का अगर कोई तसव्वुर रह गया था तो उसे भी मिटाने आई थी, इस खूबसूरती से कि दिलों में कोई कदरवत न रहे। आकिब उसे सीधा अब्बा के पास ले गया। वो उन्हें देखकर कितनी देर तक चुपचाप खड़ी रही। जवान औलाद के गम ने उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया था। अब्बा। वो उनके पास बैठी और उनके घुटनों पर हाथ रखकर पुकारा तो वो आंखें सुकेड़कर यूं देखने लगे जैसे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। अब्बा, ये भाभी हैं, रबिया भाभी। आकिब ने कदरे ऊंची आवाज़ में उन्हें बताया, फिर अम्मा को बुलाने चला गया। बेटी। अब्बा का लर्जता हुआ हाथ उसके सर पर आन ठहरा। कैसी हो बेटी? वो बस इस बात में सर हिलाकर रह गई। मैं तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन क्या करूं? जवान औलाद के गम ने ऐसी कमर तोड़ी है कि चारपाई से लग कर रह गया हूँ। उसकी कुछ अजीब सी कैफियत हो रही थी। दिल किसी नामालूम एहसास से सहमा हुआ सा लग रहा था। बहुत आहिस्ती से उसने अब्बा का हाथ दोनों हाथों में लेकर पहले होंठों पर फिर आंखों से लगा लिया। उसी वक्त आकिब अपनी अम्मा को ले आया। वो यकीनन उन्हें उसके इरादों के बारे में बताया था, जब भी उन्होंने आते ही उसे गले लगा लिया था और वो हर बोझ, हर खलीज से एकदम आज़ाद हो गई। वो अपनी आदत या फितरत से मजबूर थी कि किसी को खफा नहीं कर सकती थी, और ये घर जहाँ उसे ना मोहब्बत मिली और ना वो मकाम जो घर की बड़ी और पहली बहू की हैसियत से मिलना चाहिए था, फिर भरी बरादरी में जिस तरह सास ने घर से निकाला था, उस वक्त को भी वो अब तक नहीं भूली थी। इसके बावजूद उसके दिल पर बोझ सा रहा। कोई उससे खफा है तो क्यों? और जब तक दिल पर बोझ रहता है वो खलिश महसूस करती रहती है। और अब क्योंकि वो गुजरी हर बात की खलिश से निजात हासिल करके पुरसुकून होकर रहना चाहती थी, इसलिए खुद ही चली आई थी। क्योंकि थोड़ा बहुत ये यकीन था कि वो साकिब हसन के पैसों को जिस तरह उसके नाम कर लिए, इससे उसके घर वाले अगर खुश ना भी हुए तो खफा भी नहीं रहेंगे। और यही हुआ। आकिब उसके सामने घुटने टेक गया और अम्मा ने ना सिर्फ गले लगाया बल्कि अपने गुज़श्ता रवैये पर नदामत भी महसूस करती रही थी। उसका मकसद उन सबको नदामतों में धकेलना या अपने सामने हाथ जुड़वाना हरगिज़ नहीं था। वो बस सुलह चाहती थी, और जब अम्मा ने गले लगा लिया तो उसके दिल से गुजरे वक्त की तमाम अज़ियतें और कुदरतें आप ही आप धुल गई। इसके बाद वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं ठहर सकी। अब्बा, आकिब के साथ साथ अम्मा भी ख़ास तौर पर उसे रात के खाने के लिए रोकती रह गई, लेकिन उसके पास मकूल जवाब मौजूद था कि वो घर में कह कर नहीं आई। देर हो जाने की सूरत में सब परेशान होंगे। अगर आपने जाने का इरादा कर ही लिया है तो चले, मैं आपको छोड़ आता हूँ। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। हो सकता है ये, बल्कि यकीनन ये सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।